है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है अकाउंट्स, उसके हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लेना। उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो देखो, जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त 2021 में सीएमए फाउंडेशन का, मे भी 2021 में हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है, ये हमारा एक अनुमान है। तो 2021 में जो एग्ज़ाम होने, अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम होने हैं सीएमए फाउंडेशन का, और हमारा दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला सीएमए फाउंडेशन का, ये हमारे एग्ज़ाम होंगे एमसीक्यू। यानी सीएमए फाउंडेशन आपको अगर एमसीक्यू बेस पे ही देना है, उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, चारों सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही के आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूँ, तो इसलिए हम एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आया हूँ आप सबके लिए। पार्ट 1 अपलोड है, पार्ट 2 ये आपको, ये वाली वीडियो हमारी पार्ट 2 है। ये जो वीडियो है ये सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप दिसंबर अटेम्प्ट दो, चाहे आप अगस्त में अटेम्प्ट देने वाले हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि एमसीक्यू कभी भी आउट ऑफ डेटेड नहीं होती, एमसीक्यू जो है वैसे ही रहेगा, जो उसमें आंसर्स हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप सबको देखना है, जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले उनको भी देखना है, और जो जून अटेम्प्ट जिनका था अगस्त में होने वाला उनको भी देखना है। पार्ट 1 में ऑलरेडी 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से इस पार्ट में हम डील करेंगे। तो देखो, हमारा क्वेश्चन 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल है, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आप सबको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है, अगर मैं पार्ट ए देखूँ तो इसमें लिखा है कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, नहीं ये नहीं है। पार्ट बी क्या कह रहा है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी को इस साइड लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। AS09 यानी AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके साथ डील करता है, तो ये डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ डील करता है। तो AS9 हमारा होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का AS2 होता है। डेप्रिशिएशन का हमारा AS6 होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS3 होता है, ठीक है। तो मैंने चारों बता दिया, बट इसका आंसर क्या है, सी, रेवेन्यू वाला। वाई ड्रो अ ट्रेड बिल ऑफ 12,000 फॉर 6 मंथ ऑन एक्स। वाई ने बिल बनाया है एक्स के ऊपर 12,000 रुपये, 6 महीने का टाइम पीरियड है। आफ्टर होल्डिंग अ बिल 2.5 मंथ, वाई ने 2.5 महीने अपने पास बिल रखे, उसके बाद उसने डिस्काउंट करा लिए बैंक से। तब आपसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस आपसे पूछा गया है। तो भैया 12,000 रुपये का बिल था, रेट कितना लगाया है बैंक ने, 10% लगाया है। और बैंक के पास कितना टाइम रहा बिल, तो सर 3.5 मंथ। कैसे सर, बिल तो 6 मंथ का, 6 मंथ में 2.5 महीने वाई ने अपने पास ही रख लिए। अब सिर्फ और सिर्फ बैंक को 3.5 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पैसा इसके मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 12,000 का 10% आ गया 1200, 1200 को 12 से डिवाइड करो 3.5, यानी आ गया 350 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आ गया 350 रुपये। नेक्स्ट 24, बिल्स रिसीवेबल बुक। देखो, हमेशा कोई सा बुक बोले, सपोज बोलता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक। तो कोई बुक जब बोले तो बुक पार्ट ऑफ होता है जनरल का। आपको मैंने पढ़ाया था अकाउंट्स की लेक्चर जो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। तो जनरल का पार्ट होता है, और अकाउंट बोले तो लेजर का पार्ट होता है। तो यहाँ बोला है BR बुक इज़ पार्ट ऑफ जनरल, ठीक है ना। जनरल को ही बाइफर्केट करके हम स्पेशल बुक्स बनाते हैं। परचेज बुक अलग, सेल बुक अलग, कैश बुक अलग, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। एक्स ऑफ दिल्ली सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। जितने कॉस्ट थे उसका 25% उसने ऐड करके इनवाइस वैल्यू बनाई है। इनवाइस वैल्यू गुड्स की थी कितने, 1,20,000 रुपये। यानी एक्स ने क्या किया है, कंसाइनी को क्या किया, गुड्स भेजा जिसकी इनवाइस वैल्यू कितनी थी, 1,20,000, जिसमें जितनी कॉस्ट थी उसकी 25% उसमें प्रॉफिट ऐड था, ठीक है भाई। अब कंसाइनी ने क्या किया, 4/5 उसमें से गुड्स को बेच दिया, यानी टोटल गुड्स नहीं बेचा उसने, 4/5 बेचा है। तो 1,20,000 का अगर मैं 4/5 निकालूँ तो 5 2 ज़ा 10, और ये हो गया 20, तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 4 4 ज़ा 6, और 4 2 ज़ा 8 19, ठीक है। तो ये आ रहा है 96,000, ठीक है ना। तो तो इसमें क्या किया, 4/5 यानी 96,000 रुपये की जो गुड्स थी उसने सेल कर दी। बेचा कितने में उसने, 1,00,000 रुपये में। यानी 96,000 का गुड्स था, उसने 1,00,000 रुपये में बेच दिया उसको। यानी इस केस में 4,000 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है उसने, ठीक है जी। अब बोला क्या गया, कमीशन @ 2% अप टू इनवाइस वैल्यू। जितना इनवाइस वैल्यू था
उसका 2% कमीशन था। इनवाइस वैल्यू था 96,000। सर इनवाइस वैल्यू तो 1,20,000 था। तो भाई साहब 1,20,000 रुपये था मानता हूँ, बट उसमें से उसने 96,000 का पार्ट ही बेचा है। तो 96,000 का 2% कितना आएगा? तो आप क्या करो, सिंपली 0 और 6 टू 12, तो ये आ गया 1, 9 टू 18 और ये हो गया 9, है ना। 1,920 रुपये आ गया 2%। प्लस बोला गया है एंड 10% एनी सरप्लस एवॉव इनवाइस, यानी एवॉव इनवाइस, इनवाइस से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरप्लस आपने कमाया उसका 10%। तो भाई इनवाइस वैल्यू थी 9600, आपने सेल किया 1 लाख में, तो इनवाइस से ज़्यादा आपने 4000 में बेचा है, तो इसका भी आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो 4000 का 10% कितना आ गया? 400। तो टोटल कितना आ गया? 19 और 4 23, है ना, 2320। तो इसमें कमीशन आपसे पूछा गया, अमाउंट ऑफ कमीशन सिंपली पूछा गया है, कितना अमाउंट ऑफ कमीशन आएगा यहाँ पे देखो। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2320, पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इफ़ को वेंचर टेक अवे ऑफ गुड्स अंडर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर ने गुड्स ले लिया, देन इट विल बी डेबिटेड टू, किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? सिंपल सी बात है, को वेंचर ने लिया तो पर्सनल अकाउंट में, किधर है? ये रहा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेप्ट रिकवर अकाउंटेड इज, बैड डेप्ट रिकवर जब अकाउंट हो जाता है तो कहाँ जाएगा? देखो, जब बैड डेप्ट रिकवर हमारे लिए इनकम होता है, हमेशा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। तो इसकी कुछ भी पूछ सकता है कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो इसकी 2 एंट्री बनती है। जब बैड डेप्ट रिकवर आपको मिलेगा तो इसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है। और दूसरी बात, ये बैड डेप्ट रिकवर हमारे इनकम है तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, किस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेप्ट रिकवर कहाँ जाएगा? डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब देखो, ये जो मैंने 2 एंट्री की है इसमें कहीं भी डेटर्स अकाउंट का जिक्र है नहीं, तो सर ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला है? क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट, इस 2 एंट्री में कहीं भी डेटर अकाउंट है ही नहीं, तो डेबिट क्रेडिट भूल जाओ। क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आंसर होगा ये वाला, यानी पॉइंट नंबर सी, ठीक है, सी आंसर होगा इसका, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट कह रहा है कि एज रिगार्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेगेसी शुड बी। लेगेसी क्या होता है? लेगेसी होता है जब आपको ख़ानदानी दौलत मिली है, ठीक है, तो ख़ानदानी दौलत आपको जो मिली उसे लेगेसी बोलते हैं। तो लेगेसी क्या जाएगा? लॉस। भाई लॉस किस लिए है? रेवेन्यू, रेवेन्यू किस लिए? कैपिटलाइज। तो लेगेसी हमेशा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैपिटलाइज की जाती है, ठीक है जी। सेल ऑफ 6750 रिकॉर्डेड एज 6750, यानी 6570 का सेल था, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 6750। मतलब सब कुछ ठीक है, बस अमाउंट मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नहीं भाई, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू ऐसा कर दिया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आपने बस अमाउंट ही गलत किया है ना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब छूट जाना, छूटा भी नहीं है। एरर ऑफ कमीशन, हाँ ये है, एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। सर कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? यानी आपने ऐसी 2 गलतियाँ की हैं कि उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट ठीक हो गया है। मतलब श्याम के अकाउंट में डेबिट करने थे 50, आपने कर दिए 500। राम के अकाउंट में डेबिट करने थे 500, आपने कर दिए 50। तो ऑटोमेटिक ये कंपनसेट हो जाता है। इस टाइप के एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल बता दिए, एरर ऑफ ओमिशन मतलब छूट जाना। तो जो बचा क्या? एरर ऑफ कमीशन। तो ये हमारा होगा एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कह रहा है कि करेक्ट कौन सा? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला को उसने तोड़फोड़ कर रखा है। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। अब इसको देख लो, इसमें इन्होंने तोड़फोड़ कर रखा है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग स्टॉक को हम उधर भेज भी देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में आ जाएगा, परचेज प्लस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस में आएगा, परचेज माइनस में आएगा। नहीं, गलत है ये। परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक उधर भेजूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस में रहेगा, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक इधर भेजता हूँ तो यह क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा माइनस में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS, यानी इसका क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर सी सही होगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख लेना एक बार। प्रोविजन फॉर
बैड डेप्ट इज मेड एज पर, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज मेड एज पर कौन सा, एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं, एंटिटी कॉन्सेप्ट तो बिजनेस एंटिटी को देखने के लिए लगता है। कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि हम इस तरफ से अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा हमेशा चलता जाएगा, ये भी नहीं है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बताओ, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ। देखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड तब करने जब आपको एक्सपेंस अराइज हो जाए और आपको उस पर डाउटफुल है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अब रिकॉर्ड कर लो, मतलब एक्सपेंस अराइज होते ही आपने पेमेंट किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अब रिकॉर्ड कर लो। लेकिन रेवेन्यू केस में बोलता है जब तक आप श्योर ना जाओ कि रेवेन्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा तब तक आप उसको रिकॉर्डिंग मत करना, मतलब जो चीज़ देने वाली चीज़ है उसको तो भाई श्योर हो जाकर देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो मिलना है उसके लिए आप जब तक श्योर ना जाओ तब तक उसकी रिकॉर्डिंग आप ना करो, इसी कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो बैड डेप्ट उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि भाई लगता है डूब जाएगा तो मान लो चलो डूब ही जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है सबको पता है, बैलेंस शीट में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट क्या, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज क्या होता है बताओ मिले, तो सर रॉ मटेरियल परचेज होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी हमने इनकम कमाने के लिए परचेज करते हैं, तो भाई जो चीज़ तुम परचेज करोगे, कोई भी स्टॉक परचेज करता है उसमें जो भी खर्च होता है वो भी उसी स्टॉक के कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है, यानी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पर जो भी आप टैक्स वैक्स दोगे वो भी परचेज के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, यानी ये भी क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट नहीं भैया, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है एसेट तो होगा नहीं, नॉमिनल अकाउंट खर्चा तो होगा नहीं, सर LIC कराया खर्चा तो नहीं, LIC आपने कंपनी का थोड़ी कराया, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा किसी पर्सन का होता है यानी मालिक का कराया गया हुआ, तो मालिक का क्या होगा भाई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। LIC क्या, अच्छा LIC अकाउंट, सॉरी LIC अकाउंट क्या, एक तरह से कंपनी का अकाउंट है, तो आर्टिफिशियल कंपनी क्या होती है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर कोई भी प्रोप्राइटर गुड्स लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए तो एंट्री क्या बनती है, तो एंट्री बनती है सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना, यही एंट्री बनती है गुड्स के केस में, और कैश लेता था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पूछा क्या है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट पूछा था, क्रेडिट किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में, डेबिट पूछा था तो ड्राइंग अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है, कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम, एक कैश बुक है उसमें कैश का कॉलम भी है, डिस्काउंट का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक, यानी पॉइंट नंबर C। नेक्स्ट क्या है, द पीरियोडिकल टोटल रिटर्न इनवर्ड डे बुक इज पोस्टेड टू, रिटर्न इनवर्ड डे बुक, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है हमारा, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, तो सेल्स रिटर्न डे बुक यानी जनरल है सेल्स रिटर्न का, उसको ट्रांसफ़र करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, तो क्या होगा इसमें, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है उसमें ज़्यादा डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी, पॉइंट नंबर B। आवर 38 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड, हमने डे बुक से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लेजर में, इसको कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी इसका होगा हमारा पॉइंट नंबर D, लेजर पोस्टिंग, ऑप्शन C। विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट आपने देखा होगा था कैसा होता है, तो सर बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखता है, इस साइड होता है लाइबिलिटी, इस साइड होता है एसेट्स, ठीक है, यहाँ पे होता है कैपिटल और उसके बाद होती हैं नीचे सारी अदर लाइबिलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इन दोनों को ऐड करेंगे, सपोज आ रहा है 10,000, इधर भी कितना आता है 10,000, यानी इक्वेशन क्या बनती है, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, लाइबिलिटी में 2 कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, यानी बैलेंस शीट हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, सर इसका होगा बैलेंस शीट यानी पॉइंट नंबर C। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या है कि डेप्रिशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू, डेप्रिशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे, सिंपल सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 40 तक डन। तो हमने फाइनली 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है 41 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कोई प्रॉब्लम है तो। अगर कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि अब आप मैं रेगुलर रहूँगा और यहाँ से आपको फाउंडेशंस की वीडियो
रेगुलरली बेस पे मिलता रहेगा, चाहे एमसीक्यू हो चाहे कोई से भी अपडेट हो, ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे टाइम मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब हम अपनी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासेस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।